किसी भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए सरकार की अलग अलग शक्तियों के बीच एक संतुलन साधना क्यों इतना जरूरी है? कभी सोचा है, अगर सारी ताकत मतलब कानून बनाने की, उसे लागू करने की और फिर न्याय करने की भी किसी एक ही संस्था या व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो क्या होगा? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। भारत इस नाजुक संतुलन को कैसे साधता है? ये सवाल तो सीधा लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा है, कह सकते हैं। इतिहास देख लीजिए, जब भी शक्ति एक जगह सिमटी है, वो अक्सर कब तानाशाही या मनमानी में बदल गई है। बिल्कुल। इसीलिए दुनिया भर के लोकतंत्र इसी सिद्धांत पर टिके हैं, शक्तियों का बंटवारा, ताकि सरकार ठीक से काम करे और सबसे जरूरी लोगों की आजादी, उनके अधिकार वो सुरक्षित रहे। सही कहा। और आज की हमारी ये खास चर्चा इसी का फोकस है। हम बात करेंगे भारत में शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स की। हाँ, और साथ ही सरकार की 3 मुख्य शाखाओं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच के उस दिलचस्प पहलू की जिसे फंक्शनल ओवरलैपिंग या कार्यात्मक अतिव्यापन कहते हैं। मतलब कैसे ये शाखाएं अलग होते हुए भी एक दूसरे के काम में दखल देती हैं या सहयोग करती हैं ना? हाँ, बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत का आधार है प्रहार 2025 भारतीय राजनीति और संविधान दस्तावेज का अध्याय 10। ये स्रोत हमें भारत की इस कह सकते हैं अनूठी व्यवस्था की गहराइयों को समझने में मदद करेगा। तो सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये व्यवस्था क्या है, बल्कि ये भी कि ये ऐसी क्यों है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि भारतीय संविधान ने शक्तियों के पूरी तरह बंटवारे के आदर्श और ज़मीनी हकीकत यानी रोज़मर्रा के कामकाज में ज़रूरी लचीलेपन, जिसे फंक्शनल ओवरलैपिंग कहा, उसके बीच ये अनोखा संतुलन कैसे बनाया है, और ये संतुलन हमारे लोकतंत्र के लिए इतना मायने क्यों रखता है, ये भी समझेंगे। हाँ, तो चलिए इस गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं, क्योंकि भारत की कहानी अमेरिका जैसे देशों से थोड़ी अलग है ना? हाँ, बिल्कुल। अमेरिका में शायद शक्तियों का बंटवारा ज्यादा सख्त है, जिसे रिजिड सेपरेशन कहते हैं, लेकिन भारत ने एक ज्यादा लचीला, ज्यादा व्यवहारिक रास्ता चुना है। अच्छा। यहाँ शक्तियों के बंटवारा का सिद्धांत तो है, पर दीवारों से ज्यादा जालीदार पर्दों की तरह है, जहाँ जरूरत पड़ने पर आवाजाही हो सके। दिलचस्प। तो सबसे पहले ये शक्तियों के बंटवारे की सोच ये आई कहाँ से? ये मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों की देन है? हाँ, मुख्य रूप से उनका मकसद था कि सरकार की कोई एक डाल इतनी मजबूत न हो जाए कि वो बाकी सबको दबा दे, निरंकुशता न आए। सही। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारतीय संविधान में कहीं भी साफ साफ शक्तियों का पृथक्करण शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। ओह, अच्छा। हाँ, फिर भी ये सिद्धांत हमारे पूरे शासन के ढांचे की नींव में मौजूद है। जैसा मैंने कहा, हमने कठोर बंटवारे की जगह नियंत्रण और संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ फंक्शनल ओवरलैपिंग मिलजुल कर काम करने के मॉडल को अपनाया है। स्रोत दस्तावेज में एक गोलाकार चित्र 10.1 भी है, जो इसी बात पर रोशनी डालता है। वो बताता है कि ये बंटवारा क्यों जरूरी है। ये नागरिकों की आजादी बचाता है, सरकार के कामकाज को बेहतर बनाता है, हाँ, दक्षता बढ़ती है, किसी एक के तानाशाह बनने से रोकता है, सबकी जवाबदेही तय करता है और सबसे जरूरी कानून का राज बनाए रखता है। और यहाँ प्रहार 2025 एक खास बात पर जोर देता है कि भारत का संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीता जागता दस्तावेज है। मतलब ये विकसित होता रहता है। हाँ, इसने किताबी सख्ती के बजाय व्यवहारिक संतुलन को चुना है। ये जरूरत के हिसाब से विकसित हुआ है और होता रहेगा। ये इसकी खूबसूरती भी है और थोड़ी जटिलता भी। चलिए अब इस जटिलता की एक परत खोलते हैं, कार्यपालिका और विधायिका के बीच का रिश्ता। यहाँ तो काफी ओवरलैप दिखता है। हाँ, बहुत ज्यादा। जैसे हमारे राष्ट्रपति जो कार्यपालिका के मुखिया हैं, वो संसद यानी विधायिका का भी एक अभिन्न हिस्सा है। कोई भी बिल उनके दस्तखत के बिना कानून नहीं बनता। और सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रपति की अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति को देखिए। जब संसद सत्र में ना हो तो वो कानून बना सकते हैं। अरे हाँ, ये तो सीधे सीधे विधायिका का काम है जो कार्यपालिका का प्रमुख कर रहा है। ये फंक्शनल ओवरलैपिंग का एक बड़ा उदाहरण है। और मंत्रियों की बात करें तो वो सरकार चलाते हैं, मंत्रालय संभालते हैं, ये कार्यपालिका का काम हुआ। हाँ। लेकिन उनका संसद सदस्य होना भी जरूरी है, ये विधायिका का हिस्सा हो गए। ये तो हमारी संसदीय प्रणाली की पहचान ही है। बिल्कुल। फिर एक और चीज है,
प्रत्यायोजित विधान या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? इसका सरल मतलब है कि संसद कानून का मोटा ढांचा बनाकर छोटे मोटे नियम कायदे बनाने का काम सरकार यानी कार्यपालिका को सौंप देती है। अच्छा, मतलब डिटेल्स तय करने का काम। हाँ, क्योंकि हर छोटी बात संसद तय नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ एक खतरा भी है, कहीं कार्यपालिका जरूरत से ज्यादा ताकतवर ना हो जाए इस चक्कर में। हाँ, ये चिंता तो लेती है। और स्रोत दस्तावेज पार्टी विप जैसी व्यवस्था का भी जिक्र करता है, जो सांसदों को अपनी पार्टी लाइन पर वोट करने को एक तरह से मजबूर करती है। इससे विधायिका की अपनी स्वतंत्र सोच वो सीमित हो सकती है और कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ जाता है। सही कहा। कई बार ये भी लगता है कि संसद सरकार के कामों की उतनी गहरी जांच नहीं कर पाती जितनी शायद करनी चाहिए। तो फिर ये संतुलन बिगड़ने से कैसे बचता है? जवाबदेही कैसे तय होती है? इसके लिए संविधान और व्यवस्था ने कई सुरक्षा कवच बनाए हैं, कह सकते हैं, जैसे कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये स्वतंत्र संस्था है जो सरकारी खर्चों पर नजर रखती है। हाँ, कैग की रिपोर्ट्स काफी अहम होती हैं। बिल्कुल। फिर लोकसभा और राज्यसभा के अपने सचिवालय हैं, संसदीय समितियां हैं जो कानूनों और सरकारी नीतियों की बारीकी से जांच करती हैं। हालांकि इन्हें और मजबूत करने की जरूरत हमेशा महसूस होती है। और क्या उपाय हैं संतुलन को बनाए रखने के? देखिए, प्रत्यायोजित विधान यानी नियम बनाने की जो शक्ति कार्यपालिका को दी रही है, उसकी सीमाएं साफ होनी चाहिए और संसद को उस पर लगातार नजर रखनी चाहिए। ठीक है। चुनावी सुधार और पार्टियों के अंदर लोकतंत्र को बढ़ावा देना भी जरूरी है, ताकि विप का असर थोड़ा कम हो। साथ ही जनहित समूह यानी पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स भी एक तरह से बाहरी निगरानी का काम करते हैं। और इन सब के ऊपर न्यायपालिका की नजर, क्या वो भी भूमिका निभाती है? हाँ, बिल्कुल। न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू एक बड़ा सुरक्षा वाल्व है। अगर कार्यपालिका या विधायिका अपनी तय सीमा लांघती है तो अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। यहीं पर वो संवैधानिक वस्तुनिष्ठता वाली बात आती है। दिल्ली बनाम भारत संघ मामले में किया था। इसका मतलब है कि हर अंग को संविधान के दायरे में रहकर निष्पक्ष रूप से काम करना होगा, कोई अपने दायरे से बाहर न जाए। ये तो हुआ कार्यपालिका और विधायिका का ताना बाना। अब उस रिश्ते पर आते हैं जहां अक्सर ज्यादा टकराव या कह लें गर्मा गर्मी देखने को मिलती है। न्यायपालिका और विधायिका। हाँ, ये एक बहुत ही अहम और संवेदनशील रिश्ता है। यहाँ शक्तियों का संतुलन कैसे बनता है? यहाँ भी एक दिलचस्प लेन देन है। सबसे ताकतवर हथियार न्यायपालिका के पास है न्यायिक समीक्षा। जैसा अभी कहा, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रद्द कर सकते हैं अगर वो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो। लेकिन पलटवार का हक एक तरह से विधायिका के पास भी है। हाँ, कह सकते हैं। संसद के पास न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति है, जिसे महाभियोग कहते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आज तक भारत में कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज इसके जरिए हटाया नहीं गया है। अच्छा, ये प्रक्रिया इस्तेमाल नहीं हुई है? नहीं, पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई कभी। फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी संसद की भूमिका बनाने की कोशिश हुई थी, NJAC यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून के जरिए। हाँ, वो काफी चर्चा में था। लेकिन उसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ है और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है। और संसद चाहे तो अदालतों के कामकाज के दायरे मतलब जुरिस्डिक्शन को भी बदल सकती है। हाँ, कानून बनाकर वो ऐसा कर सकती है। दूसरी तरफ न्यायपालिका का एक बहुत बड़ा काम है संसद के बनाए कानूनों का मतलब समझाना, उनकी व्याख्या करना। इसी से कई बार नए आयाम खुलते हैं। तो ये संतुलन कैसे सत्ता है? इतना टकराव होने की संभावना है, फिर भी सिस्टम चल रहा है। संतुलन के लिए सबसे जरूरी है न्यायिक संयम, जुडिशियल रिस्ट्रेंट, यानी न्यायपालिका खुद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखें। मतलब जरूरत से ज्यादा दखल ना दे। हाँ, साथ ही संसद के अपने विशेष अधिकार होते हैं जिनका न्यायपालिका को सम्मान करना चाहिए। बेहतर तो यही हो कि कानून बनाते समय ही इतनी सावधानी बरती जाए कि अदालती दखल की जरूरत कम पड़े। और बातचीत। हाँ, और सबसे जरूरी, दोनों अंगों के बीच लगातार बातचीत और एक दूसरे की संवैधानिक सीमाओं का सम्मान बना रहे। स्रोत दस्तावेज में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संसद की शक्तियों पर लगाए गए नियंत्रणों का भी जिक्र है। इसमें कुछ बहुत चर्चित केस आते हैं ना, गोलकनाथ, केशवानंद भारती,
हाँ, ये भारतीय संविधान के विकास के मील के पत्थर हैं, कह सकते हैं। जैसे गोलकनाथ मामला 1967, जिसने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को छीनने वाला संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन बाद में से बदला गया। हाँ, फिर आया ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला 1973, जिसने मूल संरचना सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया। इसका सार ये है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसके बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। और ये बुनियादी ढांचा क्या है? यही तो पेच है। इसकी कोई पक्की लिस्ट नहीं है, पर मोटे तौर पर इसमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा, कानून का राज, न्यायिक समीक्षा जैसी चीजें मानी जाती हैं। मिनर्वा मिल्स 1980 मामले ने इस सिद्धांत को और मजबूत किया। और NJAGC कानून को रद्द करना भी इसी कड़ी में आता है। हाँ, उसे शक्तियों के पृथक्करण को बनाए रखने के लिए जरूरी माना गया। SR बम्बई मामला 1994 भी महत्वपूर्ण है, जिसने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र की शक्ति पर अंकुश लगाया और संघवाद यानी फेडरलिज्म की रक्षा की। लेकिन इन न्यायिक नियंत्रणों को लेकर कुछ चिंताएं भी तो हैं, जैसे न्यायिक अतिक्रमण। बिल्कुल, सबसे बड़ी चिंता यही है जुडिशियल ओवररीच की। कई बार ऐसा लगता है कि अदालतें उन मसलों पर फैसले दे रही हैं जो पूरी तरह से विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में आते हैं, जैसे नीति बनाना। और मूल संरचना की परिभाषा साफ ना होने से भी दिक्कत होती होगी। हाँ, क्योंकि इसकी कोई साफ सुथरी लिस्ट नहीं है, तो इसकी व्याख्या में मनमानी या व्यक्तिपरकता की गुंजाइश रहती है। ये भी कहा जाता है कि ये सिद्धांत कभी-कभी जरूरी सामाजिक या आर्थिक सुधारों में रुकावट बन सकता है। और जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली, उस पर भी तो सवाल उठते रहते हैं, पारदर्शिता को लेकर, बारी प्रभाव को लेकर। हाँ, वो बहस तो लगातार चलती रहती है। अब तीसरे कोण पर आते हैं, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच का ओवरलैप और संतुलन। यहाँ भी ओवरलैप है। हाँ, यहाँ सबसे पहला और सबसे विवादास्पद मुद्दा जजों की नियुक्ति का ही है। कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों को चुनते हैं, लेकिन सरकार की भी इसमें भूमिका होती है, खासकर पृष्ठभूमि की जांच और नियुक्ति पत्र जारी करने में। और दूसरी तरफ न्यायपालिका सरकार के यानी कार्यपालिका के फैसलों और कामों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है, और सरकार का ये कर्तव्य है कि वो अदालतों के फैसलों को लागू करे। अच्छा, और राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, वो भी तो एक तरह का ओवरलैप है। हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति, पॉर्निंग पावर है, जो एक तरह से न्यायिक सजा को बदलने या माफ करने का अधिकार है। ये भी कार्यपालिका द्वारा किया जाने वाला न्यायिक किस्म का काम है। और अगर सरकार अदालती आदेश ना माने तो न्यायपालिका अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कर सकती है। तो यहाँ संतुलन कैसे बनता है? यहाँ संतुलन बनाने के लिए पारदर्शिता बहुत जरूरी है, खासकर जजों की नियुक्ति में। कॉलेजियम बनाम NJAC की बहस इसी के इर्द गिर्द घूमती है। न्यायिक समीक्षा से कार्यपालिका की जवाबदेही तय होती है। और अवमानना शक्ति? अवमानना की शक्ति का इस्तेमाल सावधानी से और स्पष्टता से होना चाहिए। और फिर वही बात, न्यायिक संयम और दोनों अंगों के बीच संवाद नहीं है। ये एक गंभीर चिंता है और इस पर काफी बहस होती है। जब अदालतें नीतिगत फैसले लेने लगती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाना या हाईवे के पास शराब की दुकानों पर रोक लगाना, तो सवाल उठता है कि क्या ये काम न्यायपालिका का है या ये कार्यपालिका या विधायिका का काम है। हाँ, मद्रास बार एसोसिएशन मामले में जब ट्रिब्यूनल में नियुक्ति के नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए, तो कुछ आलोचकों ने इसे अनुच्छेद 50 का उल्लंघन माना, जो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखने की बात करता है। तो इसमें खतरा क्या है? इसमें व्यक्तिपरकता का खतरा रहता है और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में सीधी दखलंदाजी हो सकती है। नीतियों के अप्रत्याशित परिणाम भी हो सकते हैं। तो हमने देखा कि इन तीनों शाखाओं के बीच कितना जटिल लेन देन और ओवरलैप है। ये एक दूसरे पर नजर भी रखती हैं और एक दूसरे के काम में दखल भी देती हैं, कह सकते हैं। हाँ, एक जटिल संतुलन है। सवाल यह है कि इन सब के बावजूद इनके बीच तालमेल, एक सामंजस्यपूर्ण समन्वय क्यों जरूरी है? अलग अलग रहें, अपना काम करें, बस। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बिना देश चल ही नहीं सकता। प्रभावी शासन के लिए, कानून का राज बनाए रखने के लिए और खासकर आज के दौर की जटिल समस्याओं से निपटने के लिए, जैसे भ्रष्टाचार, महामारी, हमने कोविड में देखा, पर्यावरण संकट, इन सब से निपटने के लिए इन तीनों का मिलकर काम करना अनिवार्य है। जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी है। और आज की दुनिया में तो चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं। साइबर क्राइम, आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संधियां। बिल्कुल, इन सब में एक समन्वित राष्ट्रीय प्रतिक्रिया चाहिए होती है,
जब ये तीनों अंग मिलकर काम करते हैं तभी देश का तंत्र पूरी क्षमता से काम कर पाता है, वरना गतिरोध पैदा होता है। और इस तालमेल को बनाने के कुछ तरीके भी हैं या ये बस उम्मीद पर चलता है? नहीं, तरीके मौजूद हैं और बनाए जा सकते हैं, जैसे अंतर संस्थागत संवाद, मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन होते हैं, अधिकारियों का एक दूसरे के विभागों में कुछ समय के लिए काम करना, जिसे सेकेंडमेंट प्रोग्राम कहते हैं। समझौता ज्ञापन? हाँ, वो भी हो सकते हैं। संयुक्त सम्मेलन हो सकते हैं। संसदीय समितियों को और मजबूत करना भी इसी दिशा में एक कदम है, और अदालतों के फैसलों का न्यायिक समीक्षा का सम्मान करना भी इसी तालमेल का हिस्सा है। अब एक और अहम मुद्दे पर आते हैं जिसका जिक्र स्रोत में भी है और जो अक्सर चर्चा में रहता है, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज है? ये दो धारी तलवार की तरह है। इसने लोकतांत्रिक आदर्शों को पाने में क्या भूमिका निभाई है? इसके फायदे क्या रहे? देखिए, इसकी एक सकारात्मक तस्वीर तो साफ दिखती है। संविधान की रक्षा करना, जैसे एनजेसी रद्द करना, मौलिक अधिकारों का दायरा बढ़ाना, जैसे पुट्टस्वामी फैसले में निजता के अधिकार को मान्यता देना। हाँ, राइट टू प्राइवेसी। बिल्कुल। चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाना, जैसे नोटा का विकल्प देना, और जनहित याचिकाओं PILs के जरिए हाशिए पर खड़े लोगों को न्याय दिलाना। हाँ, PIL का तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल। जैसे विशाखा गाइडलाइंस से काम की जगह पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए नियम बने। कई बार इसने सरकार को मनमानी करने से भी रोका है, जैसे श्रेया सिंगल केस में IT एक्ट की धारा 66A को रद्द करना। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। चिंताएं हैं न्यायिक अतिक्रमण की, जिसकी बात हमने पहले भी की। हाँ, वही। जब अदालतें रोजमर्रा के प्रशासनिक या नीतिगत मामलों में दखल देती हैं, तो सरकार के काम में रुकावट आ सकती है, जिसे पॉलिसी पैरालिसिस भी कहते हैं। और ये भी लगता है कि कभी-कभी फैसले कानून के शासन से ज्यादा लोक-लोकावनावाद। ये आरोप भी लगता है। और न्यायपालिका की अपनी जवाबदेही का सवाल भी उठता है। 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द करने जैसे फैसलों से बड़े नीतिगत टकराव भी हुए और आर्थिक नुकसान की बातें भी कही गई। तो यहाँ भी संतुलन ही कुंजी है, मतलब एक्टिविज्म जरूरी हो सकता है। हाँ, जरूरत पड़ने पर जरूरी हो सकता है, खासकर जब विधायिका या कार्यपालिका अपनी जिम्मेदारी निभाने में कह सकते हैं नाकाम रहें। लेकिन इसे अतिक्रमण की हद तक नहीं जाना चाहिए। संयम जरूरी है। बिल्कुल। और ये सब हमें वापस लाता है नियंत्रण और संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस के मूल सिद्धांत पर। हाँ, जो पूरी चर्चा का आधार है एक तरह से। जैसा हमने देखा, ये भारतीय संविधान की आत्मा है। भारत का नजरिया सख्त बंटवारे का नहीं, बल्कि लचीलेपन और कार्यात्मक अतिव्यापन का है। और इसका मकसद क्या है? मकसद यही है कि कोई भी एक अंग इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि वो निरंकुश बन बैठे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये जरूरी है। हालांकि जैसा हमने चर्चा की, ये चिंता हमेशा बनी रहती है कि कहीं ये संतुलन बिगड़ न जाए, खासकर न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका को लेकर। हाँ, ये एक सतत बहस है। संविधान में इस नियंत्रण और संतुलन की कई मिसालें हैं। अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा, अनुच्छेद 105 और 194 संसदीय विशेषाधिकार, अनुच्छेद 75 और 164। हाँ, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति जवाबदेह होना, महाभियोग और जजों को हटाने की प्रक्रियाएं, ये सब इसी का हिस्सा हैं। इसे ऐसे समझें, कार्यपालिका जजों को नियुक्त करने में भूमिका निभाती है, तो न्यायपालिका कार्यपालिका के कामों की समीक्षा करती है। बिल्कुल। संसद जजों को हटा सकती है, तो न्यायपालिका संसद के बनाए कानूनों को रद्द कर सकती है। ये एक लगातार चलने वाली रस्साकशी है जो संतुलन बनाए रखती है। तो कुल मिलाकर शक्तियों का पृथक्करण, कार्यात्मक अतिव्यापन, नियंत्रण और संतुलन, संवैधानिक वस्तुनिष्ठता, न्यायिक समीक्षा, मूल संरचना सिद्धांत, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक अतिक्रमण, न्यायिक संयम, सामंजस्यपूर्ण समन्वय, ये सारे शब्द सुनने में भले ही भारी लगें। हाँ, काफी सारे टर्म्स हो गए। हाँ, पर ये सब मिलकर भारतीय शासन प्रणाली की उस जटिल और गतिशील तस्वीर को बनाते हैं जिसके बारे में हमने आज बात की। हाँ, तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि भारत की शासन व्यवस्था इन सिद्धांतों का एक अनूठा, एक डायनामिक मिश्रण है। ये कोई ठहरी हुई व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला संतुलन साधने का प्रयास है। सही। यहाँ सरकार की तीनों शाखाएं एक दूसरे पर कड़ी नजर भी रखती हैं और देश को चलाने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम भी करती हैं, या कम से कम उनसे ये उम्मीद की जाती है। और इस संतुलन की बारीकियों को समझना हम सबके लिए जरूरी है, अगर हम भारतीय लोकतंत्र और शासन को सही मायने में समझना और सराहना चाहते हैं।
हाँ, प्रहार 2025 का ये अध्याय दिखाता है कि कैसे संविधान ने शक्ति के गलत इस्तेमाल को रोकने और हर स्तर पर जवाबदेही तय करने के लिए एक बहुस्तरीय सुरक्षा जाल बुना है, ताकि कोई भी एक संस्था सबसे ऊपर ना हो जाए। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से समाज बदल रहा है, नई तकनीकें आ रही हैं, लोगों की उम्मीदें बदल रही हैं, शासन की चुनौतियां बढ़ रही हैं। तो क्या सरकार की इन तीनों शाखाओं के बीच का ये मौजूदा संतुलन भविष्य की चुनौतियों के लिए काफी है, या फिर बदलते वक्त के साथ इस नाजुक संतुलन पर फिर से सोचने और इसे शायद नए सिरे से ढालने की जरूरत पड़ेगी? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करते रहना जरूरी है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।